हम अपना टेम्पलेट ले आएंगे। सर शो नहीं हो रही। आपके साथ शेयर नहीं हो रही स्क्रीन? हो रही है सर, इधर मेरे पास तो शेयर हो रही। आपके पास नेट वीक अब हो होगा। रही। नेट वीक होगा आई थिंक। अच्छा सबके पास हो रही है, आपका नेट इशू है। अच्छा तो आप टाइटल चेंज कर लें। क्लास। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिस तरह हमने आई फ्रेम को देखा था ना। तो आई फ्रेम के जरिए हम किसी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। कुछ आपने वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने वो किया था, वो कह रहे थे कि इस तरह की वो वेबसाइट वहाँ पे इम्बेड नहीं होती, तो उन्होंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, लेकिन वो हमें कुछ ऑप्शन देती हैं इम्बेड करने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऑप्शन किस तरह से है। लेट्स सपोज सबसे पहले तो हम गूगल मैप को यूज़ करते हैं कि वो किस तरह से। अब अगर मैं आपको लेके जाऊँ एक वेबसाइट, ये मेरी ही है पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। उसके बाद आईयूबी की ही एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी एड्रेस था आई थिंक, अगर उन्होंने अपडेट नहीं कर दिया तो, क्योंकि ये चेंजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ओपन होती है तो फिर मैं दोनों पे दिखाता हूँ आपको किस तरह से आ रहा है। तो या आप जाएं द्राज पे जाएं, या अफिलिएट के जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनको, या वहाँ पे जो शेयरिंग का ऑप्शन होता है वो हमें HTML का कोड देते हैं। जिस तरह हम यूट्यूब से वीडियो को लाए थे ना इम्बेड करके, वहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन था, और फिर शेयरिंग के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है इम्बेड का, HTML कोड इम्बेड का। तो वो कोड आप किसी भी वेबसाइट, अगर वो आपको ऑप्शन देती है, तो आप वहां से वो कोड उठा के लाएं और अपनी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर इम्बेड कर दें। अच्छा ये देखें, अब ये जो एड्रेस आ रहा है यहाँ पे गूगल मैप का, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, ये इम्बेड किया गया है। किस तरह से इम्बेड किया गया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं मैप, गूगल मैप को ओपन कर लूँ तो, और यहाँ पे भी अ, ये आ गया, यहाँ पे भी सेम चीज़ को यूज़ किया गया है। ये मैंने यूज़ किया है, ये इस्लामिया के, पता नहीं खुद इन्होंने बनाई है या किसी से बनवाई है, ये मैं नहीं जानता। अच्छा, अब ये यहाँ से मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एड्रेस सर्च करके देता हूँ। तो ये लोडिंग में थोड़ी सी देर ले रही है, तो आप बर्दाश्त करें, क्योंकि नेट कनेक्शन जो है आज कोई इतना अच्छा नहीं है। हम आ गए बहावल नगर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जूम का ये हमें ऑप्शन दे तो, ये मुझे जूम का ऑप्शन नहीं दे रही। मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लोकेशंस, ये ब्राउज़र कोई जूम हो रहा है। मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल्स ऑफ, सर्चिंग रिजल्ट के अंदर अगर है तो ईगल्स ऑफ भावनगर बाईपास, ये आ गया। अब ये एक स्पेसिफिक एड्रेस है, तो इस एड्रेस को जिस तरह से वहाँ पे आईयूबी ने अपना एड्रेस ऐड किया हुआ था, इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे। अब ये अभी हम, हमारे सामने रिजल्ट शो नहीं हुआ प्रॉपर। बहरहाल
नेट हमें डिस्टर्ब कर रहा है। चलो जी, मैं वैसे कोई और सर्च कर लेता हूँ। मैं बाद में आपको ये सेंड कर दूंगा एड्रेस। बहावल नगर सर्च में कर लेता हूँ। Patience। आपको आवाज और स्क्रीन तो शेयर ठीक हो रही है ना? जी हो रही सर। अच्छा, हाँ जी सर। चले मैं दोबारा से इस मैप को ओपन करता हूँ। चलने जी, अब ये हमें ईगल सॉफ्ट का भी रिजल्ट देगा प्रॉपर। अब ये लोड हो चुकी है, तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसने एड्रेस शो करवाया। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपके सामने। अब ये जो मैप है, इसको अगर आप इंबेड करना चाहेंगे ना आई फ्रेम के जरिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ये लोकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है शेयरिंग का। या आप यहाँ से मैं अगर डायरेक्शन लूंगा तो ये मुझे बता देगा। तो शेयरिंग के यहाँ पे ये ऑप्शन है, या तो आप फेसबुक पे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, या ये आप लिंक लें और इस लिंक को सेंड कर दें, पोस्ट कर दें, जो मर्जी करना चाहे यहाँ पे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है इम्बेड का। तो ये जो इम्बेड का ऑप्शन है, ये भी वही आई फ्रेम की तरह ही है। आप लोग कह रहे थे ना वो आई फ्रेम, तो वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। तो यहाँ से आप इम्बेड मैप का ये कोड हमें HTML का कॉपी किया। ये बहुत सारी वेबसाइट ऐसा करती हैं, स्पेशली ई कॉमर्स की, और गूगल मैप हमारे सामने सबसे बेस्ट है। अगर आपने एड्रेस देना होगा, अब वेबसाइट किसी बिजनेस के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पे एड्रेस देना बहुत लाजमी हो जाता है। तो यहाँ से आप इम्बेड इस तरह से कर सकते हैं। अब हम अपने कोड के अंदर आते हैं और मैं टाइप करता हूँ ईगल सॉफ्ट ऐप, और इसको सेंटर में कर लेते हैं। और ये जो मैप है, यहाँ पे मैं वो कोड, सॉरी मैं अब दोबारा कॉपी कर चुका था इसको, तो यहाँ से दोबारा वंस अगेन ये पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक कोड जनरेट करके दिया था। अगर वैसे इस लिंक को हम इम्बेड आई फ्रेम करते तो शायद ये नहीं होता, बल्कि ये होता ही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने शेयरिंग के अंदर ये इम्बेड का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे इसकी विड्थ है, हाइट है, स्टाइल बॉर्डर है, अलाउ फुल स्क्रीन है, लोड लेजिंग, तो ये सारे का सारा है तो आई फ्रेम के अंदर, लेकिन ये उन्होंने खुद जनरेट करके दिया है। अगर हम इसको गो लाइव पे ले जाएं और रिजल्ट चेक करें, तो हमें वो मैप नज़र आएगी जिस तरह ये दूसरी वेबसाइट दो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये अब लोड तो होगा थोड़ा सा, जिस तरह उन वेबसाइट पे हुआ था। तो ये देखें, इसी तरह से आईओबी वालों ने, यही था ना आईओबी का, ऑलमोस्ट यही है। तो हमने भी कर लिया। आईओबी हमारे रिडार पर है आई थिंक आजकल। अच्छा, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद सेम इसी तरह का आप वहाँ पे जाएं, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर, अमेजोन बेस्ट है। वहाँ पे प्रोडक्ट की शेयरिंग का ऑप्शन होता है अफिलिएट के अंदर। समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको शेयरिंग का ऑप्शन देते हैं। तो वो शेयरिंग के ऑप्शन के अंदर देते हैं कि आपने सिंपल एक लिंक लेना है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने दिया था ये वाला। ये सिंपल एक लिंक है, आप कॉपी करें, किसी को सेंड कर दे। दूसरा ऑप्शन होता है वेबसाइट इम्बेड का।
तो फिर आप इस कोड को यूज़ करें और नेक्स्ट जाके आप गूगल एनालिटिक्स, एक गूगल का ही टूल है, वो वेबसाइट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितनी है, उस पर कितने यूज़र आ रहे हैं और कौन कहाँ पे क्लिक कर रहा है, कौन सा पेज विजिट कर रहा है। तो ये सारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है। और जब वहाँ पे हम जाके रजिस्टर करते हैं, अपना गूगल एनालिटिक्स पर अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमें इसी तरह का एक कोड दे देते हैं। तो वो कोड हम अपनी वेबसाइट पे जाके इम्बेड करते हैं उसके हेड सेक्शन के अंदर। तो वहाँ से फिर वो कनेक्ट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये आपकी ही वेबसाइट है, तो फिर वो रिजल्ट शो करवाने लग जाता है। तो मैं इन दोनों वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारे इनपुट के जो फंक्शंस हैं। पहले हमने यूज़ किए थे कुछ कुछ, हम आज यूज़ करते हैं कि वो किस तरह से होंगे। सेंटर के अंदर ही हम इनको सबको यूज़ करते हैं। H1, मोस्ट ऑफ यहाँ पे इनपुट के ही हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे इनपुट के टाइप कर रहा हूँ। इनपुट और टाइप जो है हम इसकी करते हैं फाइल। ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंस चेक कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे आ गया चूज फाइल। मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो फाइल्स आती हैं यहाँ पे, अगर मैं पिक्चर्स में जाऊँ तो ये हमारे पास फाइल्स आ गई। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो मल्टीपल सेलेक्ट नहीं होती। यहाँ पे हम एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करें, तो फिर उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करना है मल्टीपल। तो अब ये हमें ऑप्शन देगा कि हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सिलेक्शन करता हूँ, ये फाइल सिलेक्ट की, अब मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ, ये दूसरी भी सिलेक्ट होगी, ये तीसरी, चौथी, और ये सिलेक्शन होती गई। इस तरह से हो सकता है, या फिर यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद ड्रैग कर दूँ और जितनी फाइलें मैंने सेलेक्ट करनी है ये सारी की सारी अब सिलेक्शन के अंदर आ गई। तो ये देखें, अब वो कह रहा है कि 13 फाइल्स, ये सिलेक्टेड है 13 फाइल्स। यहाँ पे आप कर्सर लेके वो सारी उसने दिखा भी दी यहाँ पे शो करके। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन यहाँ पे और है, और ये सबसे बेस्ट है। ये इतना बेस्ट है कि शायद आपको बहुत ही मुश्किल से मिले। अब सीन ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पर हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई प्रोफाइल अपलोड करे। तो प्रोफाइल जो है वो पिक्चर्स, वो फॉर्म होती है, या तो पीएनजी हो सकती है, या जेपीजी हो सकती है, या जेपीईजी हो सकती है। कुछ ये 2-3 फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट के अंदर वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। अब इसका कोड जो किया जाता था पहले, तो किया जाता था पीएचपी के अंदर। पीएचपी का ये सीन होता था कि आपको पता है वो एक सर्वर साइड है, अगर नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे पीएचपी का जो सारे का सारा कोड है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। यूजर आया वेबसाइट पर, उसने एक इमेज को अपलोड कर दिया, ठीक है, वो सर्वर के पास गई, सर्वर ने सारा अपना कोड एग्जीक्यूट किया, उसे पता चला ये तो फॉर्मेट मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करना था। लेट्स सपोज कि यूजर ने पीडीएफ अपलोड कर दी प्रोफाइल की जगह पे, तो सर्वर को पता चला ये तो पीडीएफ है, सर्वर ने बेचारे ने पीछे भेजी यूजर ब्राउजर पे, यूजर ने चेक किया कि हाँ ये तो अपलोड नहीं कर सकता। अब वो दोबारा अपलोड करता है, दोबारा गई, अगर ठीक करता है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा सर्वर उसको वापस धकेलेगा। तो यूजर हर दफा सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा था, तो सर्वर जो था वो बेचारा बिजी हो जाता था। अब एक वेबसाइट पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ही यूजर हो, कई यूजर होते थे, वो सारे के सारे अगर डायरेक्टली ब्राउजर से सर्वर से कम्युनिकेट करते रहें कि सिर्फ यही चेक सर्वर करता रहे कि ये फाइल मैंने एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, तो वो सर्वर के लिए काफ़ी बुरा होता था, वो बिजी होता था, वेबसाइट डाउन। जब सर्वर बिजी हो गया वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो कोशिश की जाती है वेब डेवलपमेंट के अंदर के सर्वर पर कम से कम लोड जाए, और सर्वर पर ऐसा डेटा जाए जो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा डेटा कभी ना जाए जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पीएनजी को किसी जगह पे एक्सेप्ट करता है
तो सर्वर के अंदर पीएनजी ही जाए, ऐसा ना हो कि कोई और फॉर्मेट जाए और फिर सर्वर उसको चेक करे कि ये मुझे एक्सेप्ट करनी है या नहीं। तो इस कोड के लिए पहले पीएचपी यूज की जाती थी, फिर सोचा कि सर्वर को बिजी हमने नहीं रखना, फिर जावास्क्रिप्ट आ गई। अब फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड होता था तो सर्वर की जान तो छूटी। अब ये था कि वहां पे अगर किसी ने कुछ अपलोड करना है तो फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड अपना जो है राइट किया जाता, और फिर वहां पे जावास्क्रिप्ट ने चेक करना होता था कि क्या ये जो फाइल है इसको भेजना है या नहीं। अगर वहां पे वो फाइल का जो फॉर्मेट है वो ट्रू होता तो फिर जावास्क्रिप्ट सर्वर को भेज देता, अगर ट्रू नहीं होता तो वहां पे ही रिजेक्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट। मतलब वो ब्राउजर के अंदर ही यूजर को डील कर लेता है। अगर 100 यूजर हैं और वो 100 अपने अपने ही ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वो अपने अपने ब्राउजर यूज कर रहे हैं, सर्वर एट द एंड वेबसाइट का एक ही है, वो सर्वर पर यूजर नहीं जाएगा। उसको वहां वहां पे ही बता दिया जाएगा कि ये आपकी एक्सेप्टेड फॉर्मेट है या नहीं है। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम था। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज करती है ब्राउजर को, तो उसका कोड करना भी थोड़ा सा हार्ड है, और फिर वो यूज भी ब्राउजर को करती है। लेकिन हम जो है हम ना ही पीएचपी को तो यूज वैसे भी अब लोग नहीं करते इस काम के लिए, दूसरे जो है वो जावास्क्रिप्ट वाले थे तो वो जावास्क्रिप्ट वाले ब्राउजर को बिजी कर देते हैं, पीएचपी वाले सर्वर को कर देते हैं। हम ना सर्वर को बिजी करेंगे और ना ही हम ब्राउजर को बिजी करेंगे, हम अपना सिंपल काम रखेंगे। ये इतने एडवांस कोड है कि बिल्कुल लाजमी हो जाते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे गलत कोई फॉर्मेट अपलोड कर सकें, क्योंकि जो उन्होंने फॉर्मेट एक्सेप्टेबल रखा है वही आप अपलोड कर सकते हैं। तो आज हम मतलब ये कोड तो एक छोटा सा ही कोड है, लेकिन एचटीएमएल के अंदर ये इतना एडवांस है कि मतलब जावास्क्रिप्ट की भी हमें जरूरत नहीं रहती, पीएचपी तक की जरूरत नहीं रहती, और शायद ही ये आपको एचटीएमएल के अंदर कहीं से मिले ये कोड। तो हम यहाँ पे बातें अब कम करते हुए इनको यूज कर लेते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे एक टैब देना है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के अंदर आपने वो फॉर्मेट देने हैं जो फॉर्मेट आप एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट पी एन जी। एक्सेप्ट के अंदर मैंने टाइप किया डॉट पी एन जी, इट मीन्स कि यहाँ पे जो मैं फाइल अब अपलोड करवाने जा रहा हूँ यूजर को, वो सिर्फ पीएनजी अपलोड कर सकता है। तो ये हमारा HTML के अंदर सिर्फ इतना सा कोड है, ये HTML5 का कोड है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, बहुत बड़ा कोड बनता है, और पीएचपी के अंदर उससे भी ज्यादा बनता है। और उसका साइड इफेक्ट मैंने बता दिया कि वो फिर सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे HTML के अंदर जस्ट आप इतना टाइप करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे सिर्फ पीएनजी अपलोड करवानी है। मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। पहले जो हमारी फाइल थी ये थी, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो शो हो रही हैं। हम कोई भी यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं वीडियो सेक्शन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन, पहला सेक्शन है। अब दूसरे सेक्शन के अंदर हमने वहां पे एक्सेप्ट के अंदर पीएनजी टाइप किया, तो यहाँ पे सिर्फ पीएनजी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये देखें यहाँ पे सिर्फ वही इमेजेस मेरे पास शो हो रही हैं जो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर है, दूसरा कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं अगर वीडियो के अंदर जाऊं तो ये वीडियो मुझे शो ही नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे भी वीडियोस हैं, शो ही नहीं हो रही क्योंकि वो एक्सेप्टेड ही नहीं है। और यहाँ पे ये पीएनजी है, अगर आप इसके साथ कुछ और ऐड करवाना चाहें, लेट्स सपोज डॉट जेपीजी, तो अब चेक कीजिएगा कि यहाँ पे हमें ये दो फॉर्मेट ही नजर आएंगे। ये देखें अब ये जेपीजी है तो ये नजर आ रही हैं, ये पीएनजी की इमेजेस हैं ये नजर आ रही हैं, वीडियो अब भी नहीं नजर आ रही। ये देखें यहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं इस फोल्डर के अंदर, लेकिन वो हमें शो ही नहीं करवा रहा क्योंकि हम यहाँ पे अपलोड ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आप अपना फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर दें कि आपने कौन सा अपलोड करना है। अगर मैं यहाँ पे डॉट MP4 करूँ तो अब ये वीडियो का फॉर्मेट है, तो अब यहाँ पे वीडियो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, वो शो करवाएगा अगर कोई फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर हुई तो ये देखें ये वीडियो शो हो रही हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं दोबारा से ये ख़त्म कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे ये है कि हम ये दो फॉर्मेट ही रखते हैं प्रोफाइल के लिए।
अब यहाँ पे एक टैग और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ईगल्स ऑफ, और वो ट्रांसलेशन का टैग है। ये डायरेक्टली तो कोई यहाँ पे हमें असर नहीं देता वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे, तो इसका कोई भी चेंज नहीं लाता, लेकिन एट द एंड बैक एंड पे जब गूगल सर्च इंजन वेबसाइट को सर्च करता है तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस चेक होती है। यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया नो। अब इसका मतलब यह है कि जब गूगल किसी वेबसाइट को स्क्रॉल करता है उसको कोई टेक्स्ट मिलता है, अब ईगल्स ऑफ एक कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड है, इसका कोई ट्रांसलेशन, तो गूगल जब इसको ट्रांसलेशन करेगा तो वो इसको अपना ही मीनिंग लेगा। हो सकता है वो बर्ड ले ले, सॉफ्ट से कोई सॉफ्ट ले ले, तो इस तरह मतलब कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड उसे मिला फिर वो उससे रिलेटेड उसकी ट्रांसलेशन करेगा। लेकिन जब हमने उसको ट्रांसलेट नो कर दिया तो इसका मतलब है कि वो इसको अपना मीनिंग नहीं लेगा, वो इसको जस्ट ईगल्स ऑफ ही कंसाइडर करेगा। ओके। अब अगर हम फ्रंट से देख लें तो ये हमारे पास आ गया। फ्रंट से इसका कोई असर नहीं, सिंपल टेक्स्ट की तरह टेक्स्ट ही रहता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम कोई भी फाइल को डाउनलोड किस तरह करवा सकते हैं HTML के अंदर। आपने अब वो मैं आपको दिखाया था ना VS कोड की, हमने वेबसाइट ओपन की तो वहां पे अगर हम क्लिक करते तो वो सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाना था। तो ये किस तरह से हो रहा है, ये हम HTML के अंदर करते हैं। वही हम लेते हैं यहाँ पे एंकर टैग, और यहाँ पे हम देंगे लिंक। लेट्स सपोज यहाँ पे जो फाइलें पड़ी हैं ना इसी फोल्डर के अंदर मैं ये लिंक ऐड कर देता हूँ। वन, सॉरी ये आज की ही फाइल है, अगर आज ही करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ 30 सितंबर डॉट HTML, ये हमें उसने सजेशन दे दी, तो ये वाली मैं यहाँ पे ऐड कर दी, और यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ डाउनलोड। अब ये तो एक फाइल है, यहाँ पे अगर हम जाके क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमें फाइल वो ओपन कर देगा, ये वाली जो कल हमने काम किया था। लेकिन हमने ये फाइल ओपन नहीं करवानी, हमने कहना है कि इसको डाउनलोड कर दो। तो फिर डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और हम टाइप करते हैं डाउनलोड, और जब हम डाउनलोड यहाँ पे हम देंगे उसका नेम। डाउनलोड के अंदर यहाँ पे हमने नेम देना है कि वो किस नेम से हो, तो लेट्स सपोज कि मैं फाइल अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ। तो अब जब हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होगी, और ये जो इसका नेम होगा वो यहाँ पे ये जो हमने नेम दिया है ये वाला होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके, ये देखें ये हमारे पास फाइल डाउनलोड होगी, और इसका नेम क्या है, फाइल नेम, क्योंकि हमने वहाँ पे नेम जो दिया था वही यहाँ पे शो होगा। अगर मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर करूँ तो ये वो फाइल आ गई डाउनलोड होके हमारे पास। ओके। नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेशन का। यहाँ पे भी हम एक पी कीवर्ड यहाँ पे, दिस इज वेब फुल स्टैक। डेवलपमेंट क्लास, यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने वैसे ही चेंज कर दी, हमने इसकी ट्रांसलेशन को ठीक करना है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, अब हम इसको ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो इसके ओपनिंग टैग के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे टाइप करना है कंटेंट एडिट, और इसको आपने कर देना है ट्रू। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेक कीजिएगा। कंटेंट एडिटेबल, और हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट को भी हम यहाँ पे आई थिंक लेट्स सपोज के ट्रांसलेट को हम फिलहाल ख़त्म करते हैं।
चलें जी, फिलहाल ये हमारे पास और दूसरा यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्पेल चेकिंग का, और यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देते हैं। यहाँ पे कंटेंट जो है एडिटेबल, इसने ये करना है कि इसको एडिटेबल वो बनाएगा कि हम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। मीन्स के जब हम किसी लाइन पर क्लिक करेंगे, जिस तरह हमारे पास वर्ड की एक लाइन होती है, अब ये हमारे पास एक लाइन है ना, तो अब अगर हम इस लाइन के अंदर क्लिक करें तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास HTML के अंदर जो लाइन होती है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। अब ये जो लाइन है, अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, तो इसका कुछ इस तरह से सीन होता है। अब स्पेल जो चेकिंग है वो तो हमने ट्रू कर दी, लेकिन ये कंटेंट जो एडिटेबल है वो अभी तक हमारे पास ट्रू नहीं है, तो इसको भी हमने यहाँ पे ट्रू करना होगा ट्रांसलेट की बजाय। तो अब ये दो ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे जब हम कंटेंट जो एडिटेबल है, इसका मकसद ये होगा जब हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो वो इसको एडिट करना स्टार्ट कर देगा। और जो स्पेल चेक है, ये हमें स्पेलिंग चेक करके बताएगा कि कौन सी स्पेलिंग ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसको आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या जिस जगह पे आपने इनपुट करवानी हो ना, तो वहाँ पे भी आप अगर इनपुट के लिए आपने एक पैराग्राफ इनपुट के अंदर लेना है, तो वहाँ पे अगर यूज़र टाइप करता है तो उसको पता चलना चाहिए कि कौन सा वो फॉल्स टाइप, उसके जो कीवर्ड की स्पेलिंग किस तरह से है, कौन सी मिस्टेक्स वो कर रहा है। अगर हम फ्रंट एंड से इसको चेक करें, रिफ्रेश में कर लेता हूँ, रिफ्रेश हो गया। अब ये देखें, तो अब वेब की स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है तो इसने उसको रेड कर दिया, आपको नजर आ रहा है ये। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसको एडिटेबल बना देता है, और सेकंड फिर ये हमें शो भी करवा देता है कि ये आपकी मिस्टेक्स है। ओके। यस सर। ओके सर।